Good evening, very good evening to all. Good afternoon, good afternoon. नमारा फिरदौस पूछ रही है सर टाइम क्यों डिक्रीज हो गया है? बेटा कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है कोटा में, इसलिए इवनिंग जल्दी फिनिश करना होता है। 7 बजे तक सब पैकअप करना है ड्यू टू कर्फ्यू, ड्यू टू राइज इन कोविड केसेस, इसलिए ऐसा हुआ है। सुधांशु यादव कह रहे हैं सर ये तो लास्ट वीक होगा। हाँ लास्ट वीक मान लीजिए, इसके बाद डॉपलर इफेक्ट 2 लेक्चर और अगले मंडे ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो, ठीक है। नहीं कोटा में ऑफलाइन क्लासेस बंद नहीं हुई, चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट। सही है, जय माता दी। अच्छा कल हम वो पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड। कौन कौन से पढ़ लिए थे जल्दी से बताएं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर पढ़ लिया था, प्रेशर पढ़ लिया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ह्यूमिडिटी पढ़ा दिया था क्या? ह्यूमिडिटी 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 पढ़ना है, सही है सही है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लिखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अभी ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर समझते हैं क्या होता है? जैसे ड्राई एयर तो होती है अभी जो बिल्कुल गर्म सूखी हवा, और अगर इसमें वाटर वेपर मिल जाए, जो आपने देखा होगा बरसात के समय वाटर वेपर मिल जाए, तो उस तरह की एयर को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर नहीं कहते, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, हुमस बढ़ गई है, ह्यूमिड एयर बोला जाता है इसको। सही है। अब ऐसा देखा गया, सॉल्व करके हम देख सकते हैं कि जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी होती है, अरे ड्राई एयर की डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल आने से जो ह्यूमिड एयर है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब सोचिए अगर रो कम हो जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा? तो रो कम हो जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा? आस्था सिंह कह रही है वॉइस नहीं आ रही। कैमरा, वॉइस, पावर पॉइंट, स्लाइड सब ओके है क्या? श्रेया सैनी ऑल ओके, ऑल ओके, ठीक है ठीक है। तो आस्था सिंह आप अपना रिफ्रेश कर लीजिए सिस्टम। तो आज हम पढ़ना चाहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर मैंने आपको पढ़ा दिया, अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। और सोचिए अगर डेंसिटी कम है तो V बराबर होता है गामा P बाय रो। V रो के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, रो कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इंक्रीजेस। डंडना डंडन है क्या? आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर आप ड्राई एयर का मोलर मास निकालेंगे, शायद हमने एक O2N2 वाला सवाल किया था, आपको याद हो 1:4 में होते ना अपने ड्राई एयर में, तो शायद वो 28.8 आता था, मुझे ऐसा याद है 28.8 आता था।
है ना, याद है ना, 28.8 आता था। अब आपने इसमें, अब ह्यूमिड एयर कौन होती है सोचिए, मोलर मास ऑफ ह्यूमिड एयर आप निकालेंगे तो ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। तो आप सोचिए वाटर का कितना है, वाटर का कितना है, और ड्राई एयर का आपको पता है। जब आप इसका निकालोगे एवरेज मोलर मास इस मिक्सचर का, तो वो आएगा 18 से 28.8 के बीच। 18 से 28.8 के बीच में आएगा। आपको देखिए ना, 28.8 तो इसका है, पानी का 18 है, तो 18 और 28.8 के बीच में आएगा। तो मोलर मास आपको सोचिए क्या हो गया, मोलर मास कम हो गया, मोलर मास कम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कौन से वाले फॉर्मूले से, गामा आर टी बाई एम से। आप इससे भी देख सकते हैं। क्या इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्लियर है क्या, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्लियर है क्या, डन है क्या, डन है क्या। सिद्धि कम कैसे हुआ बेटा, मिक्सचर का मोलर मास निकालिए ना, एक 28.8 है और दूसरा 18 और 28.8 के बीच में है। तो पहले 28.8 था, अब उनके बीच में आ रहा है तो कम हो गया, कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एवरेज नहीं लिया, एवरेज नहीं लिया, ह्यूमिड एयर का निकाला है, निकाला है। डन। लास्ट फैक्टर देखिए, इफेक्ट ऑफ विंड। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर साउंड वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और इसी डायरेक्शन में विंड चलने लग जाए, तो आप खुद बताइए क्या साउंड की इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाएगी। सोच के देखिए, इसी डायरेक्शन में विंड चलने लग जाए तो क्या साउंड की इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाएगी। यस यस यस। कितनी हो जाएगी, वी एस प्लस वी डब्ल्यू। बहुत ही बेसिक सी बात है। जैसे अगर साउंड वेव आगे जा रही है और विंड पीछे चलने लगे, अब इफेक्टिव क्या हो जाएगी, वी एस माइनस वी डब्ल्यू। बेसिक सी बात है। सोचो किसी एंगल पे विंड चल रही हो, तो अब इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लीजिए। डॉपलर में ज्यादा काम आता है ये, देख लीजिए। डन है क्या, क्लियर क्लियर क्लियर। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए। बढ़े आगे। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड पर बातें थी, मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया, प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट सिखा दिया, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी सिखा दिया, और लास्ट इफेक्ट ऑफ विंड सिखा दिया। ये सारी बातें रिलेटेड हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड से। अब चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट चालू होता है, सुमेधा गंगवार कह रही है मेजर कब से है। सुमेधा जी, मेजर के बारे में जो भी जानकारी होगी वो बहुत जल्दी आपके पास नोटिस बोर्ड पर एडीसी में दिखाई दे जाएगी विद सिलेबस। तो आप सुमेधा जी तैयारी करें अभी, पहले माइनर की जो कि संडे को है, और उसके बाद अपने आप मेजर का सिलेबस आपके पास आ जाएगा। किसी भी तरह से आप परेशान मत होइए सुमेधा जी। चलिए चलिए चलिए, डन 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 डन। अब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन 2, ये आप मान के चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसके जो जो एग्जाम्पल हैं, इंटरफेरेंस। अब इसमें आज समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स में काफी पढ़ चुके हैं। सारा मैं आपको वापस सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मेजर पोर्शन पढ़ चुके हो। उसके बाद आएगा बीट्स,
उसके बाद आएगा स्टेशनरी वेव, और लास्ट टॉपिक होता है इनके बाद डॉपलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप एक्सरसाइज 2 में देखें तो अभी तक का जो सेक्शन था, जो पिछले 5 लेक्चर चला, उससे 4 या 5 क्वेश्चन बने हैं, परंतु अब जो पढ़ाया जाएगा अगले 6 दिन में, अगले 7 दिन में, उससे मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीट से, डॉपलर इफेक्ट से, स्टेशनरी वेव से। स्टेशनरी वेव वही ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, स्ट्रेच स्ट्रिंग में वाइब्रेशन, यहां से ज्यादा पूछाता है। अक्षत गोचर कह रहे हैं टेस्ट में वेव कितना आएगा, जितना सैटरडे तक हो जाएगा उतना अक्षत वेव आएगा। संभावना है डॉपलर नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे, तो डॉपलर इफेक्ट नहीं आएगा अक्षत गोचर। ठीक है बेटा, डन है हमारा। चलिए चलिए मोहित शर्मा जी, बढ़िया 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 बढ़िया, डन 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 डन। ठीक है, पढ़े। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, ये आप ऑलरेडी हर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब वेव में अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो जैसे आप याद करिए, एक रस्सी थी, यहां से एक बच्चा खड़ा था, इसने इसको डिस्टरबेंस दिया और ये टॉप एंड पे पहुंच गया था। याद करिए, इस तरह से हो गया था, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री। फिर डिस्टरबेंस कहाँ जा रहा था, आगे की तरफ जा रहा था। कुछ समय बाद इस वाले पार्टिकल तक भी डिस्टरबेंस पहुंच जाएगा। याद करिए, अभी आगे वाले पार्टिकल को तो पता ही नहीं है कि वेव आ रही है, और ये डिस्टरबेंस आगे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और उस पार्टिकल को भी अपनी मीन पोजीशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट लगाइए। जैसे ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पार्टिकल है, एक डिस्टरबेंस ये आ रहा है, एक डिस्टरबेंस यहां से आ रहा है। तो आप जरा सोचिए, इस डिस्टरबेंस के कारण इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। इस वेव के कारण, इस धक्के के कारण इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, जो पॉइंट पी पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वो है y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत लॉजिकली चलिए, बहुत लॉजिकली चलिए, आराम से देखिए। अगर एक ही वेव आती तो पॉइंट पी का कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता, दूसरी वेव आती तो उसके कारण कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता, y2। नाउ द नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। क्या ये बात क्लियर है क्या, क्या ये बात क्लियर है क्या, बताइए। योगेश साहू कह रहे हैं ड्राइव का लिंक भेज दीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैं योगेश साहू आपको इग्नोर नहीं करूंगा, आपकी चैट मुझे विजिबल है, मैं आपको ड्राइव का लिंक भेज दूंगा। अभी पुराना लिंक ही काम कर रहा है, मैंने नया लिंक नहीं बनाया है। योगेश साहू आप चिंता नहीं करें, पुराने लिंक पर ही सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, और पुराना लिंक भी मैं आज भेज दूंगा, बापे सभी को मैं भेज दूंगा। ठीक है, डन है। चलिए अब पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इंटरफेरेंस बहुत आसान है, क्योंकि आपने ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है। बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो चालू करता हूं मैं इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में वही है, दो वेव का सुपर इम्पोजिशन होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट सेम फ्रीक्वेंसी के सोर्स होने चाहिए। ये पहली कंडीशन। जैसे यहां से एक वेव आ रही है, बहुत मस्ती से सुनिए, यहां से दूसरी वेव आ रही है, दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं, बट ओमेगा दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। पहली कंडीशन, ओमेगा क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए, तभी तभी जो फिनोमिना होगा उसे इंटरफेरेंस कहा जाएगा। सोचिए कल आएगा, अगर ओमेगा डिफरेंट होगा तो जो फिनोमिना होगा सुपरपोजिशन के बाद उसे बोला जाता है बीट्स। उसे क्या बोला जाता है? बीट्स। तो बहुत लॉजिकली समझिए, इसमें ओमेगा क्या है? सेम है, दोनों का ओमेगा सेम है। इस पार्टिकल का फेज इस वेव के कारण बढ़ेगा, इसके कारण भी बढ़ेगा, पर सिंस दोनों का ओमेगा सेम है तो फेज डिफरेंस इस पार्टिकल का हमेशा टाइम के साथ क्या रहेगा? कांस्टेंट। दूसरे तरीके से बताता हूं, वापस देखिए, इसकी इक्वेशन मैंने लिखी a1 साइन ओमेगा टी, इसकी लिखूंगा सोर्स की a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। आप आराम से देखिए, अगर मैं आपसे फेज डिफरेंस पूछूंगा तो इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस 5, पर जो फेज डिफरेंस आएगा उसमें ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो जो फेज डिफरेंस है 5 वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। याद रखिए। और ऐसे सोर्सेस को आपने सुना भी हो, क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। ऐसे सोर्सेस जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ क्या रहे? कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। बात को समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, शायद आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड याद हो, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, पकड़िएगा। वो आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। आराम से एक एक टर्म बोलिए। आर रिजल्टेंट है, a1 पहली वेव का एम्पलीट्यूड है, a2 दोनों दूसरी वेव का है, 5 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, जो कि टाइम के साथ क्या है? कांस्टेंट है। आप इसको फेजर से भी बना सकते हैं, कई लोग इसको फेजर से बनाते हैं। जैसे पहली वेव है a1 साइन ओमेगा टी, इसमें मैंने जीरो ऐड कर दिया। दूसरी वेव है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। आराम से देखिए, तसल्ली से। पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1 है और फेज एंगल 0 है, ये बना दिया a1 और 0। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2 है और एंगल 5 है, ये बना दिया a2 और 5। अब आप इसको एज अ वेक्टर की तरह, एज अ फेजर की तरह याद करिए, रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं। और जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीच में आएगा। क्या आप उसका एंगल बता सकते हैं? वही वेक्टर वाला tan अल्फा। याद करिए a2 sin 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5। पूरा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम बोल दीजिए, वेक्टर रिजल्टेंट बोल दीजिए, इंटरफेरेंस बोल दीजिए, सारे फंडे एक ही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए। मृदुल आनंद यादव पूछ रहे हैं कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन, वही वेव ऑप्टिक्स वाली। ऐसे दो सोर्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी नहीं करे, उन सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्सेस कहा जाता है। जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी ना करे। अच्छा इंटरफेरेंस होने के लिए सोर्सेस का कोहेरेंट होना जरूरी है, ताकि जिस पॉइंट पर मैक्सिमा बने उस पर मैक्सिमा ही बने, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। सूरज आगल कह रहे हैं अगर फेज डिफरेंस बदलेगा तो क्या होगा? बेटा अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वो फिनोमिना इंटरफेरेंस नहीं कहलाएगा, उसे हम कहते हैं बीट्स। अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज होगा तो उस फिनोमिना को कहते हैं बीट्स। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जिनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार चेंज होता रहेगा, उसे बीट्स बोला जाएगा। रॉबिन संधू, कांस्टेंट या फेज डिफरेंस 0 एक ही बात है। अगर 30 डिग्री है तो हमेशा 30 डिग्री रहे, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रहे, कांस्टेंट रहना चाहिए। सूरज आगल, ठीक है, डंडना डंडन है क्या? अब आप सबको पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो k टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। शायद आपको याद हो, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है
क्या इससे इंटेंसिटी का बना सकते हो? बनवाया होगा ऑप्टिक्स में। आपको एक बार याद दिला देता हूँ, 2A1A2 cos phi, ये तो एम्पलीट्यूड का है। इंटेंसिटी का बनाना हो तो कैसे बनेगा? आई रिजल्टेंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। अगर हाँ है तो आगे बढ़ू, नहीं तो मैं आपको 2 मिनट में करके दिखा दूं। वेव ऑप्टिक्स में भी ऐसा ही आता है। अगर यस है, ध्यान आ रहा है, ओके है तो आगे बढ़ू, नहीं तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ I1 ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। ये फेज डिफरेंस है। बेसिकली सारा खेल फेज डिफरेंस का है। अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो आपको याद हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो ये क्या बनाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सब आपको पता है, एक बार बढ़िया से रिवाइज कराता हूँ किस तरह से फेज डिफरेंस आएगा, किस तरह से खेल होगा। दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में याद करिए, फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में उल्टा चलता है। सुमेधा गंगवार कह रही हैं सर इंटरफेरेंस के बाद वाला मेरा पूरा चैप्टर वीक है, बीट्स, डॉपलर इफेक्ट, स्टेशनरी वेव। ठीक है सुमेधा गंगवार, अच्छी बात है। अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी है, वेरी गुड सुमेधा। सोनाली पानीग्राही कह रही है हाँ सर मैं भी सुमेधा के साथ हूँ। ठीक है सोनाली, वेरी गुड, आप भी उसके साथ रहिए, सुमेधा के साथ। बढ़ू आगे। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल बच्चों किसका है? सारा खेल किसका है? फेज डिफरेंस का। याद रखिए फेज डिफरेंस, पहली बात तो कांस्टेंट रहना चाहिए, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और मल्टीपल ऑफ पाई है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं, कंडीशन लिखाऊं? सही है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई। आप देखते जाइए, एन जीरो रखेंगे, जीरो आएगा, वन रखोगे 2 पाई, टू रखोगे 4 पाई, पहली कंडीशन। फिर व्हाट अबाउट डेल्टा एक्स? आप ये निकाल सकते हैं, याद करिए।
तो आपको बोलना ना चाहिए, अगर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा तब इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब जब फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होगा तब इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव। अब व्हाट अबाउट एम्पलीट्यूड, अगर आप इनमें कॉस की बात करो तो मजे की बात है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस 4 पाई 1 होता है, कॉस 6 पाई 1 होता है। हमेशा कॉस इन सभी एंगल के लिए 1 देगा। अब इससे मेरा फायदा क्या है, आर का फॉर्मूला होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। कॉस हमेशा 1 हो जाएगा, तो शायद आप समझ पा रहे हैं ये a1 प्लस a2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आर मैक्स कम्स आउट टू बी a1 प्लस a2। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इंटेंसिटी की बात करें तो शायद आपको आई मैक्स याद होगा, होगा रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो ये सारी बातें बिल्कुल आपको मुक्त जबानी याद होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स एन लेमडा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है a1 प्लस a2, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है रूट i1 प्लस रूट i2, फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होता है। अगर एक कंस्ट्रक्टिव याद कर लेंगे तो डिस्ट्रक्टिव की फीलिंग आपको आ जाएगी। मैं आपको, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर पार्ट डिफरेंस की फील बता दो, तो पार्ट डिफरेंस की फील बहुत आसान है। देखिए मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में ले चलता हूँ, वहां से ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। दो लोग हैं S1 X2, राम और श्याम, उनको पी पे पहुंचना है। तो देखिए S1 से वेव निकलेगी वो पी पे पहुंचेगी, S2 से वेव निकलेगी वो पी पे पहुंचेगी। आप खुद देखिए, क्या पी पर पहुंचने के लिए दोनों ने बराबर रास्ता कवर किया है क्या, क्या पी पर पहुंचने के लिए दोनों ने बराबर रास्ता कवर किया है, आंसर है नो। इसका पाथ लंबा है, इसका पाथ लंबा है, हेंस देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P। और अगर पाथ डिफरेंस होगा तो यहां से क्या निकल कर आएगा, फेज डिफरेंस। याद करिए। अब ये फेज डिफरेंस डिसाइड करेगा कि वहां पर कौन सी फ्रिंज है। अगर मुझे पॉइंट पी पर ब्राइट बनाना है, मैक्सिमा बनाना है, तो मैं इस डेल्टा एक्स को एन लेमडा के बराबर कर दूंगा, तो वहां पर ब्राइट बन जाएगी, क्योंकि यही तो किसकी शर्त है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। फील करिए कि पार्ट डिफरेंस है क्या। अब जैसे मान लो मुझे स्क्रीन के सेंटर पे जाना है, तो आपको सर ने बताया है S1 से वेव गई, S2 से वेव गई, बताइए कौन ज्यादा चला। आप कहोगे आशीष सर दोनों का पाथ इक्वल है, पाथ इक्वल है इसका मतलब डेल्टा एक्स जीरो है। सोचिए अगर डेल्टा एक्स जीरो है, डेल्टा एक्स जीरो किसकी शर्त है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसलिए कहा जाता है YDSE में सेंटर पर हमेशा क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंज। क्यों बनती है, आज इस बात का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सेंटर पर डेल एक्स जीरो होता है और डेल एक्स जीरो शर्त है किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो मैं आपको पार्ट डिफरेंस की फील दिला रहा हूं कि पार्ट डिफरेंस क्या है। जैसे दो लाउड स्पीकर हैं और ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, और यहाँ मेरा कान है, लिसनर है। तो आप देखिए एक वेव तो यहाँ से जाएगी, एक वेव यहाँ से जाएगी, बट ऑब्वियस है दोनों वेव की जो दूरी है वो अलग अलग है। तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो आएगा बीपी माइनस एपी। इस पार्ट डिफरेंस से डेल फाई आएगा, और ये डेल फाई डिसाइड करेगा कि दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। बताइए क्या कुछ कुछ इंटरफेरेंस की फील आ रही है क्या, इंटरफेरेंस की बेसिक फंडामेंटल समझ में आ रहा है क्या। बेसिकली इंटरफेरेंस एक फिनोमिना है जहां दो वेव का सुपरपोजिशन होता है और एनर्जी का क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। कुछ पॉइंट्स पर एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, कुछ पॉइंट्स पर एनर्जी मिनिमम हो जाती है। बेसिकली इंटरफेरेंस में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी तो कंजर्व ही रह रही है, पर एनर्जी का क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सम पॉइंट्स पर एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमा, एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, उसे बच्चों हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। सम पॉइंट्स पर एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी,
उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। तो एनर्जी का क्या होना, रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं, सुपर इम्पोज कैसी वेव्स हो रही हैं, कैसी हो रही है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम। सुपर इम्पोज होकर जो नई रिजल्टेंट वेव बनेगी, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, उस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। जब दो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो सुपर इम्पोज होने के बाद दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस आएगा, वो आपको बताएगा कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। मजे की बात है, इंटरफेरेंस एक पोजीशन डिपेंडेंट फिनोमिना है। पोजीशन डिपेंडेंट मींस जैसे आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैक्सिमा है तो जीवन भर मैक्सिमा रहेगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। यहां अगर मैक्सिमा है तो हमेशा मैक्सिमा रहेगा, हमेशा मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो पार्ट डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगी। फेज डिफरेंस अगर ऑड आ रहा है तो ऑड ही आएगा। इसलिए कहा जाता है इंटरफेरेंस एक पोजीशन डिपेंडेंट फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। अगर मैं यहाँ बैठा हूं और दो स्पीकर से आवाज मेरे कान पे आ रही है और मैक्सिमा आ रहा है, तो हमेशा मैक्सिमा आएगा। ऐसा आ रहा है तो हमेशा ही मैक्सिमा आएगा। अगर मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज करता हूँ, अब मेरे दो स्पीकर से मेरे कान पे आवाज आ रही है और मान लो डिस्ट्रक्टिव आ रहा है, तो साइलेंस है तो साइलेंस ही रहेगा। अब मैं थोड़ा सा इधर जाऊंगा, इधर आऊंगा, फिर मिनिमा, इधर जाऊंगा, तो क्या हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। सामने से दो वेव आ रही है मेरे कान पे, और अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा तो उन दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस चेंज होगा। पार्ट डिफरेंस चेंज होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अलग अलग आएगी। जबकि बीट्स में पता है क्या है, बीट्स सुनिएगा ध्यान से, मजा आएगा। बीट्स में दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो जो फेज डिफरेंस होता है वो लगातार टाइम के साथ वेरी करता है। तो एक ही पॉइंट पर मैं यहाँ हूँ, यही मुझे मैक्सिमम मिनिमा दोनों के मजे आ जाएंगे। टू टू फिर साइलेंस, टू साइलेंस, टू साइलेंस। तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम एक ही पॉइंट पर। कारण है वो फेज डिफरेंस लगातार लगातार टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जबकि इंटरफेरेंस में बच्चों फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होता। अगर किसी पॉइंट पर पाई का इवन मल्टीपल आ रहा है तो हमेशा वहां पाई का इवन मल्टीपल आता रहेगा, तो वहां पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा। बात समझ में आई है तो चैट बॉक्स में बताइए, आगे बढ़े। क्लियर क्लियर, बढ़िया क्लियर हो गया। डन डन डन, थैंक यू सर, आज फील आ गई। बेसिकली यही अंतर है इंटरफेरेंस और बीट्स में, दोनों सुपरपोजिशन के ही एग्जांपल हैं। एक में फ्रीक्वेंसी सेम है, एक में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। वहां पोजीशन से चीजें चेंज होती हैं, यहाँ टाइम से चीजें चेंज होती हैं। वहां फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, यहाँ फेज डिफरेंस लगातार बदलता रहता है। डन 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 डन। चलिए चलिए चलिए, तो मेरे हिसाब से डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लिख देता हूं। हो सकता है बुक्स में या आपके नोट्स में या 2n-1 हो, दोनों ही सही हैं। अगर 2n-1 है आपके नोट्स में तो वहां सर ने n को 1 से स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ 2n+1 है, हमने n को 0 से स्टार्ट किया है, इसलिए ताकि दोनों में सिमेट्री रहे, दोनों में सिमेट्री रहे। आप n0 रखो पाई आएगा, n1 रखो 3 पाई आएगा, n2 रखो 5 पाई आएगा।
बढ़े आगे, ठीक है। डेल्टा एक्स बता दीजिए कैसा आएगा। डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ आता है, सारे सवाल वही बनते हैं। सबसे बेसिक आता है, आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो दे रखा है। सबसे बेसिक सवाल, सबसे रेशियो ले सबसे आसान सवाल आते हैं। आई मैक्स अपॉन आई मिन का रेशियो दे रखा है 36/25। करिए। बताइए। शिल्पी कुमारी का आंसर आया है पहला 11/5। 11/5 आया है पहला आंसर। अक्षत गोचर का आया है 121/1 और 11/1। अक्षत गोचर का मुझे ठीक लग रहा है। शिव ज्योति का आया है 61/11। गलत है। अनुराधा पटेल का 61/11 गलत है। शिव ज्योति 61/11 गलत है। 121/1, 121/1 ये थोड़ा ठीक लग रहा है। सही है, सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आराम से, सरल सवाल है। बिल्कुल ऐसे सवाल आपने वेव ऑप्टिक्स में खूब करे होंगे, वहां देखना। 36/25 स्क्वायर रूट ले लो। अब इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है। अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए तो इंटेंसिटी का स्क्वायर रूट ले लीजिए। डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। दो लाउड स्पीकर हैं, यहाँ लिसनर है। ये दूरी है आपकी 3.2, ये है आपकी 2.4 मीटर। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको पता है,
320 मीटर पर सेकेंड आपसे पूछा गया, वो फ्रीक्वेंसी निकालिए सो दैट लिसनर विल हैव मिनिमम इंटेंसिटी। आराम से करिए। मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फ्रीक्वेंसी की रेंज आएगी पूरी पूरी, क्योंकि एन से डिपेंड करेगा। सही है, काफी बच्चों ने कर लिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये कितना आएगा? ये कितना आ रहा है? 4 आएगा क्या है? ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। अब बताइए, ये वेव तो चल रही है 3.2 मीटर और इस वेव को चलना पड़ रहा है कितना? 4 मीटर। तो स्टेप 1, पाथ डिफरेंस 4 माइनस 3.2, 0.8 मीटर, ये ओके। स्टेप 2, सिंस मुझे मिनिमम इंटेंसिटी करानी है, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब आशीष सर मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है, इसका मतलब ये डेल्टा एक्स 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। क्या ये ओके है क्या? बताइए, क्या ये ओके है क्या? क्या ये ओके है क्या? क्या ये ओके है क्या? बस खत्म। अब डेल्टा एक्स 0.8 2n+1 2 लैम्डा, लैम्डा की जगह v बराबर f लैम्डा, तो लैम्डा की जगह आ जाएगा v बाई एफ, v बाय एफ। तो ये हो जाएगा 0.8 2n+1 v 320 2f। अब प्लीज थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना, ये पॉइंट हटा तो 10, ये 8 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, फ्रीक्वेंसी इधर जाएगी तो आएगी 200 इंटू 2n+1। प्लीज चेक करिए। अब n की वैल्यू रखते जाइए, आंसर आता जाएगा। n 0 रखेंगे 200 हर्ट्ज, n 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना, फिर 5 गुना एंड सो ऑन। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी जब जब लाउड स्पीकर से निकलेगी तब उसको मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। अक्षत गोचर चेक करो, 200 इंटू 2n+1 आना चाहिए। अक्षत गोचर चेक करो, अपॉन में आएगा क्या? नहीं, मल्टीप्लाई में आएगा ना बेटा, f तो इधर जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई से। अक्षत कैसे कर रहा है बेटा? f तो इधर जाएगा और ये उधर जाएगा। अक्षत ओके ओके, सही है। शिव ज्योति कह रहे हैं सही है, नमारा फिरदौस कह रही है सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। युवराज नागर, ईशान रॉय, ग्रेसी गुप्ता, निखिल श्रीवास्तव, प्रेरणा, सूरज आगल, अनिकेत, ईशान रॉय, गोलचा, यतन मीणा। चलिए, डन 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 डन, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगर मान लो वो कह दे मेरे पास 2 सोर्स हैं जिनकी इंटेंसिटी जो है सेम फ्रीक्वेंसी की वेव निकाल रही है, वो तो जरूरी है ही।
और इंटेंसिटी वो है, एक की आई है और एक की 4i है। अब आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है जब जब उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है λ/4 है। प्लीज चेक करिए, सारे क्वेश्चन आपने ऐसे वे ऑप्टिक्स में कर रखे हैं। दो सोर्स हैं, फ्रीक्वेंसी तो दोनों सोर्स की सेम है, तभी वो इंटरफेरेंस फिनोमिना करेंगे। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, हाँ बिल्कुल सही, सोर्स की प्रॉपर्टी है सूरज, अगर आप सही कह रहे हैं। तो दो सोर्स से जो निकल रही है वो है आपकी आई और 4i। अब आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है। फाइव 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 फाइव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसमें अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 2√I1I2 cos फाइव। हमें चाहिए फाइव, पर इसने दे क्या रखा है, पार्ट डिफरेंस। बस आपको एक फॉर्मूला और यूज करना आना चाहिए कि पहले इस डेल एक्स से मुझे बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, डेल फाइव। बस इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। 2 पाई/λ इंटू λ/4, लैम्डा से लैम्डा, तो ये आ गया π/2। अब I1 पहली इंटेंसिटी I, दूसरी 4i √i cos 90। सही है। एक होता है डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न कितना जबरदस्त है, आपने शायद इसको वहां पढ़ा होगा फ्रिंज विजिबिलिटी के नाम से। यहाँ हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। किसी को पता हो, परसेंटेज में आता है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन इंटू 100। तो कभी सवाल तो नहीं आता, पर एक सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है वे ऑप्टिक्स में। वहां शायद हम इसको ऐसा पढ़ाते थे, फ्रिंज विजिबिलिटी, तो मैक्सिमम और मिनिमा के इंटेंसिटी का डिफरेंस अपॉन सम। क्लियर है, पढ़ा था वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। डन 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 है, डन है डन है डन है। अच्छा, दो वेव आपको सुपर इम्पोज कर जाए, आप रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन लिख सकते हो क्या, सोच के देखो। मेरे पास दो वेव हैं, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये सुपर इम्पोज हो गई। तो सुपर इम्पोज होके नई वेव बनाएंगे। आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव बताओ, बना सकते हैं क्या? फेजर से कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। फेजर से कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। सोचिए, फील करिए, दो वेव आ रही हैं, दोनों सुपर इम्पोज होंगी, सुपर इम्पोज होकर नई वेव बनाएगी। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कर सकते हैं। पहले तो आप देखिए, ओमेगा दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ये दोनों के बीच का क्या है, फेज डिफरेंस 60 डिग्री, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है। तो आराम से बनाइए, ये पहला 5 आएगा, दूसरा 5 आएगा, एंगल 60 डिग्री। तो बिल्कुल वेक्टर जैसा काम करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, शायद ये 5√3 आएगा।
आप ये भी देख सकते हैं दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट जो आएगा वो इनके बीच में आएगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बराबर नहीं होते तो फिर हम वो लगाते a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। अब दोनों बराबर हैं तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अब बताइए इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 5√3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, अब बताइए इसका इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 बोले तो पाई/6। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये इसका पूरा का पूरा फेज, ये इसका इनिशियल फेज। डंडना डंडन है क्या सर? अगर दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता तो हाँ तो भी कर सकते थे, तब फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है। अब पता है फेजर से आप क्या कर सकते हो, तीन वेव को भी जोड़ सकते हो। इस फॉर्मूले से तो क्या आपने दो को ही जोड़ पाए, अगर तीन होती ना तो आप तीन को भी जोड़ सकते थे। जैसे कैसे? आईआईटी में आया हुआ है 3 coherent waves of intensity I naught each superimpose at a point with a successive phase difference of pi/3, then find resultant intensity at a point P। अब सक्सेसिव पाई/3, इसका मतलब आप समझे, पहली दूसरी के बीच में पाई/3 है, दूसरी और तीसरी का अगर पहले का आप इनिशियल फेज 0 मानो तो दूसरे का मानोगे पाई/3 और तीसरे का मानोगे 2 पाई/3। दो सक्सेसिव के बीच में पाई/3 है, समझने की कोशिश करिए। अब अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे तो वो फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला तो आपके लिए किसका है, √2 का है, a1² प्लस a2² प्लस 2a2 cos phi। सही है। अब फेजर लगा दीजिए, फेजर से बहुत जल्दी हो जाएगा। पहला 0 डिग्री पे बनाइए, ये पहला 0 पे बनाया। दूसरा कितने बनाना है, 60 पे बनाइए, ये 60 पे बनाया। तीसरा कितने बनाइए, 120 पे बना दीजिए। इसके साथ 120 होगा, दो दो के बीच में देखोगे तो 60 आएगा, इसके साथ देखोगे तो 120 आएगा। याद है? आप एम्पलीट्यूड मान लो उन तीनों का आई नॉट है तो एम्पलीट्यूड ए नॉट होगा, क्योंकि हम तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से करेंगे, एम्पलीट्यूड ही फेजर में है क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो एम्पलीट्यूड देती है। अब बताइए इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे नहीं आएगा? आपको याद है दो 120 पर होते हैं, अगर दो फोर्स 120 पर हैं, ये एफ 120 पे, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आता है, एफ ही आता है और बिल्कुल बीच में आता है। याद है? तो इन दोनों का इस डायरेक्शन में ही आ जाएगा, ये ए नॉट ये नॉट, रिजल्टेंट कितना दे देगा, 2a0। किसी को ये बात याद है क्या? अगर दो फोर्स 120 डिग्री पर हैं तो आंसर वही होता है। कैसे चेक करके बता देता हूँ। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वह ही आता है।
इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ए नॉट, और पहले से ए नॉट इस डायरेक्शन में है तो 2 ए नॉट हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड 2 ए नॉट है तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर। डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? सही। तो ये इंटरफेरेंस का आज हमने इंट्रोडक्शन दिया, कुछ न्यूमेरिकल करे, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल करेंगे और बीट्स की तरफ बढ़ेंगे, बीट्स की तरफ। सही है। अभी तो मैं पुराने वाले हैंडआउट में ही डाल रहा हूं, उसमें अपलोड कर रहा हूं। आंसर क्या है? आंसर 4 आई नॉट आएगा सुमित अगंगवार, 4 आई नॉट, 4 आई नॉट आंसर है। देखिए मैंने अपलोड कर दिया है, पुराने वाले में ही किया है। ईशान रॉय क्लासेस, अभी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कर्फ्यू के कारण टाइम को छोटा किया गया है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। तो कल कुछ इंटरफेरेंस पे न्यूमेरिकल्स और बीट्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।